हेलो डियर फ्यूचर स्टार्स, तो माई सेल्फ अंकित और आज हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट का एक नया चैप्टर। तो बेसिकली हमने पीरियोडिक टेबल पढ़ लिया है, तो डी एंड एफ ब्लॉक में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। मोस्टली चीज़ें रिपीट होंगी, कंसेप्ट तुमको सभी पता है, बस अप्लाई करूँगा मैं और तुम बस सुनते जाना। जो अलग रहेगा वो अप्रोक्स थर्ड लेक्चर में थोड़ा डिफरेंट चीज़ रहेगी जो कि तुमको सीखने लायक होगी। अभी तो सिर्फ पीरियोडिक टेबल के ही कंसेप्ट चलेंगे, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में मैंने सब कुछ बता रखा है, एलिमेंट्स याद करवा रखे हैं, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट सभी लेकिन एक बार मैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा और पूरे डी एंड एफ ब्लॉक बताऊंगा। तो उससे पहले हमने ट्रांजिशन एलिमेंट भी पढ़ा है पीरियोडिक टेबल में। तो डी एंड एफ ब्लॉक को स्टार्ट करने से पहले हम डी एंड एफ ब्लॉक में सबसे पहले हम ट्रांजिशन एलिमेंट समझेंगे। ट्रांजिशन एलिमेंट होते क्या है, तो सबसे पहले ट्रांजिशन एलिमेंट तो इसकी डेफिनेशन है डी ब्लॉक एलिमेंट which have incomplete n-1d subcell. D block element which have incompletely filled n-d subcell. Either एक इम्पॉर्टेंट बात, either in their normal state or common oxidation state अब कंप्लीट हुआ है ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट हम कैसे पहचानेंगे, हम डी ब्लॉक एलिमेंट, बेसिकली ट्रांजिशन एलिमेंट होते ही क्या है पहले ये समझो। एस और पी के ब्लॉक में, एस में बेसिकली मेटेलिक कैरेक्टर होता है, पी ब्लॉक एलिमेंट में पीरियोडिक टेबल तो देखी होगी भाई। पीरियोडिक टेबल ये होते हैं एस ब्लॉक, ये होते हैं पी ब्लॉक, ये होता है डी ब्लॉक। डी ब्लॉक मतलब इधर मोस्टली क्या होते हैं, नॉन मेटल्स, एस ब्लॉक में मोस्टली मेटल्स। अब इन दोनों के बीच में ट्रांजिशन, जो मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर शो करे, मतलब इनके बीच की, मेटल और नॉन मेटल के बीच की जो प्रॉपर्टी शो करें, बीच की प्रॉपर्टी शो करें, तो उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, आई थिंक इतनी बात समझ में आ गई। ये हो गई कॉमन डेफिनेशन, मतलब कॉमनली हम कैसे समझ सकते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। लेकिन अगर हम एक्चुअल डेफिनेशन पे जाएंगे तो बस डी ब्लॉक एलिमेंट जिसके पास अनपेयर्ड या इनकम्प्लीट n-d सबसेल होगा, या तो कॉमन नॉर्मल स्टेट में या फिर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में। जैसे अभी मैं तुमको समझाता हूं, जैसे आयरन ले लो, आयरन, स्कैंडियम। अब इसकी मैं ऑक्सीडेशन स्टेट लिखूं आर्गन 4s2 3d6। डी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, डी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6। हमको क्या n-1d सबसेल देखना है। तो क्या ये कंप्लीटली फिल्ड है, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन भरना है, 1 2 3 4 5 6। क्या ये कंप्लीटली फिल्ड है, बिल्कुल नहीं, इनकम्प्लीटली फिल्ड है। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट की अगर दूसरी डेफिनेशन हो, डी ब्लॉक एलिमेंट विच हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन देयर नॉर्मल स्टेट और देयर ग्राउंड स्टेट। तो एक डेफिनेशन ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, मतलब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए नॉर्मल स्टेट में या कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में। जैसे आयरन क्या है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट, और स्कैंडियम, आर्गन 4s2 3d1। अब ये क्या है, ये बेसिकली n-1 है ना, n-1d, ये क्या है n-1d।
अब इसमें चेक करो क्या अनपेयर्ड इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, बिल्कुल है। एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये भी ट्रांजिशन एलिमेंट है। हमारे दोनों कैसे हैं, ये ट्रांजिशन एलिमेंट। ऐसे ही तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर तुम बता सकते हो कि कौन से डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट है। अब भी और आगे देखो कौन से नहीं है, वो भी तो पता होना चाहिए। देखो जिंक, कैडमियम, मरकरी, Cn, ये सभी क्या है, नॉट ये ट्रांजिशन एलिमेंट। ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके पास जो डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन होते हैं इनकम्प्लीटली फुली फिल्ड, इसमें क्या होता है, फुली फिल्ड डी एन माइनस डी सबसेल। इसमें क्या होता है, एन माइनस वन डी सबसेल क्या होता है, फुली फिल्ड होता है। इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। टोटल पीरियोडिक टेबल में कितने 30 डी ब्लॉक में देखो 30 एलिमेंट होते हैं। 30 एलिमेंट में 4 एलिमेंट है जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, क्योंकि इनके पास फुली फिल्ड डी ऑर्बिट एन माइनस डी सबसेल होता है। तो मतलब 4 हटा दो 26 एलिमेंट होंगे, ये नॉन ट्रांजिशन होंगे, नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। और 26 एलिमेंट होंगे वो कैसे होंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन। अब कंफ्यूजन कहाँ आता है, कॉपर में देखो इधर थोड़े लड़के कंफ्यूज होते हैं। कॉपर में आर्गन 3D, आर्गन 4s1 3D10। अब लड़के बोलते हैं n-1 है, n-1d है, ये कंप्लीटली फिल्ड है। मतलब ये उनकी नज़र में क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और लड़के बोलते हैं ये भी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ये मोस्टली लड़कों का डाउट होता है। लेकिन डेफिनेशन में जाओ, एक बार फिर से डेफिनेशन में जाओ भाई, इधर लिखा है कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में भी। भाई नॉर्मल स्टेट में तो हमने देखा है, फ्री स्टेट में, लेकिन हमको चेक करना है क्या, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर इन चारों से S के 2 इलेक्ट्रॉन हटाओगे तो D10 रहता है, क्योंकि नॉर्मल जिंक +2 में पाया जाता है। तो इधर से अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे भी तो भी D में कितने 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जिंक प्लस कॉपर +1 में भी पाया जाता है, लेकिन मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर की होती है +2। अगर कॉपर +2 में लिख दिया मैंने तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेगी, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इधर से निकलेगा 4s0 और 3d क्या हो जाएगा 9, 3d 9 हो जाएगा। तो देखो n-1 है ना, ये n-1। अब इसमें देखो क्या ये कंप्लीटली फिल्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, n-d सबसेल क्या, इनकम्प्लीटली फिल्ड। आई थिंक ट्रांजिशन एलिमेंट तुमको चमक गया होगा, इसको नोट करो एक बार। आई थिंक चीज़ें समझ में आ रही होंगी। मोस्टली ये सब पढ़ा चुका हूँ, ये पीरियोडिक टेबल में पढ़ा चुका हूँ, लेकिन मैंने रिवाइज करवा दिया है क्योंकि ज़रूरी था। हाँ अब देखना, एक बात बताना, जैसे 2 स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आएगा तो कैसे फंसाएगा तुमको। देखो मैं सभी पहले क्या लिख दूँ, डी ब्लॉक एलिमेंट, साइंस टीचर विनीता कुमारी, मन फी को नी कॉपर जिंक। आई थिंक तुमको याद होंगी ये सब। साइंस टीचर स्कूटर यामाहा लाओ, ऐसा ला हफ
हफ्ता वरना रे ओसामा इराक की तरह पिटाई और होगी। या अरे यार, ला हफ्ता वरना रे ओसामा इराक की तरह पिटाई और होगी। अरे यार, मैं बार बार वही लिख दे रहा हूँ नीचे वाली पे। यारी जरा निभा मौत तक रुकावट राह पड़े आगे कूदो। ला हफ्ता वरना रे ओसामा इराक की तरह पिटाई और होगी। ये सभी क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट। और इधर सीएन, ये सभी एलिमेंट इम्पोर्टेंट बस इतना ही है, इतना ही इम्पोर्टेंट है। ये सभी क्या है? नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। अब देखो, ग्रुप 3 से ग्रुप 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक क्या है? डी ब्लॉक। और ट्रांजिशन एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक है? ग्रुप 3 से लेके 11 तक क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट। तो क्या बोल सकते हो? दो स्टेटमेंट आते हैं, ऐसे स्टेटमेंट आते हैं, ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट आर ट्रांजिशन एलिमेंट। स्टेटमेंट बताओ, ट्रू है कि फॉल्स है? ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट आर डी ब्लॉक एलिमेंट। इसको बताओ, ट्रू है कि फॉल्स है? देखो, मैंने पूरे एलिमेंट्स लिख दिए। क्या सभी डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये डी ब्लॉक एलिमेंट है और ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, तो ये होगा गलत। मतलब ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट, और इधर लिखा है आर ट्रांजिशन एलिमेंट। और आर ट्रांजिशन एलिमेंट, ये सब ट्रांजिशन एलिमेंट है। क्या ये सब डी ब्लॉक एलिमेंट है? बिल्कुल सही, ये स्टेटमेंट सही है। प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, मतलब प्रीवियस ईयर में इस स्टेटमेंट पर क्वेश्चन आ चुके हैं। प्रीवियस ईयर में इस स्टेटमेंट पर क्वेश्चन आ चुके हैं, तो ये स्टेटमेंट आना चाहिए। अब मैं सभी एलिमेंट्स की क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखा दे रहा हूँ। और एक्सेप्शन मैंने पीरियोडिक टेबल में बोला था, डी ब्लॉक में जाके बताऊंगा एक्सेप्शन डी ब्लॉक के, वरना पी ब्लॉक में ज़्यादा हो जाता। ठीक है, पी ब्लॉक में मैंने नहीं बताए थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एक्सेप्शनल डी ब्लॉक के, तो मैं इधर कंप्लीट कराऊंगा। मुझे एक एक चीज़ याद रहती है, मैं क्या करवा चुका हूँ, क्या नहीं करवा चुका हूँ। तो बेसिकली क्या है, चलो लिखो, 3D सीरीज क्या है? साइंस टीचर विनीता कुमारी मनफिकोनी कॉपर जिंक। ठीक है, सबसे पहले आर्गन 3s 4s2 3d1, ऐसी 4s 3d लिख लो। सबसे पहले 4s 3d आर्गन, ये इनर्ट गैस है। इतनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब में कॉमन है। ठीक है, मैंने पहले आर्गन लिख दिया है, और सब इसी तरह एनसीईआरटी में गिवन है। मैं बिल्कुल एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा हूँ। 3D 4s 3d 4s 3d 4s 3d 4s 3d
4s3d। अब इसमें एक्सेप्शन कौन कौन से हैं? एक है क्रोमियम में एक्सेप्शन और एक है कॉपर में एक्सेप्शन। दो एक्सेप्शन है जो कि हमको याद रखने हैं। ये मैंने बता चुका हूँ। कहाँ? ये बता चुका हूँ आई थिंक एटॉमिक स्ट्रक्चर में, लेकिन इधर भी बताऊंगा। देखो एस में तो 2 इलेक्ट्रॉन भरना है, डी में आप एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन, फिर इधर 3, इधर 4 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। एस में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे ना, इधर डी में 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी क्या होनी चाहिए? ये होनी चाहिए, मतलब एस में 2 इलेक्ट्रॉन, डी में 4 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। एक इलेक्ट्रॉन इसका इधर चला जाता है। ऐसा होता क्यों है? कोई बता सकता है? ऐसा बेटा इसलिए होता है क्योंकि इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस कम होता है, तो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो जाते हैं। ठीक है, इधर तो नॉर्मल 2 5 रहेगा, इधर भी नॉर्मल 2 6 2 7 2 8। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे। अब कॉपर में भी होना चाहिए 2 और इधर होना चाहिए 9, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक इलेक्ट्रॉन एस का किस में आ जाता है? डी में। तो एस में 1 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन। जिंक में 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 10 इलेक्ट्रॉन इधर। ये तो नॉर्मल, मतलब 2 एक्सेप्शन इसमें याद रखने हैं जो कि मैंने गोला लगा दिए हैं। तुमको मेनली एग्जामिनर पूछेगा क्या? जो एक्सेप्शन है बस वही पूछेगा। अब 3D सीरीज हमने अच्छे से कर लिया, 4D सीरीज करेंगे अब। 4D सीरीज यारी जरा निभा मौत तक, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह पड़े, आगे कूदो, आगे कूदो। तो आर्गन के बाद क्या आएगा? आर्गन के पास नेक्स्ट इनर्ट गैस कौन सी आएगी? हेमा, नीलम और करीना आएगी। अब इनके करीना, अब इधर आएगा 5s और 4d, सब में लिख दो 5s 4d, 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 5s 4d। अब देखो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वैसे ही लिखना है, लेकिन इधर में इसमें एक्सेप्शन पता बहुत, मतलब सबसे ज़्यादा एक्सेप्शन इसी 4D सीरीज में है। ये भी एक्सेप्शन है, ये भी एक्सेप्शन है, ये भी वैसे एक्सेप्शन कहूँगा मैं, अभी नहीं कहने वाला, लेकिन रुक जाओ। ये सभी क्या है? एक्सेप्शनल। बताओ कितने ज़्यादा एक्सेप्शन है? 1 2 3 4 5 6, लेकिन तुमको चुटकियों में याद होंगे, टेंशन ना लो। सबसे पहले इसमें एस में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, डी में कितने? 1 इलेक्ट्रॉन। इधर 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, डी में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। अब इधर एस में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन होता है 1, और 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है? इधर। तो इधर हो जाएगा 4। मोलिब्डेनम में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए एस में, लेकिन होता है 1 इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है? इधर। और टेक्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन इधर और 5 इलेक्ट्रॉन इधर, नॉर्मल ट्रेन रहेगा इसमें। लेकिन एनसीईआरटी की 12th क्लास में इसका टेक्नीशियम का क्या दिया है? 4s 5s1 4d6 ये दिया है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी 12th में दिया है, और जबकि 11th में यही है, ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो बेसिकली सही यही है, टेक्नीशियम का सही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सही है। लेकिन अगर एग्जामिनर ने पूछ लिया तो सर हम कौन सा टिक करेंगे? देखो या तो ये गिवन होगा या फिर ये गिवन होगा, एक में से दोनों इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में से एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को टिक कर देना। मैं तो प्रेफर करूंगा कि इसको टिक करना, अगर ये गिवन हो तो इसी को टिक कर देना, ठीक है। तो इसमें देखो तुम भी एनटीए के मतलब डिसीजन को नहीं
पर तुम क्या लेने वाला है एनटीए डिसीजन, इस पर अगर ऐसा क्वेश्चन आया, और ना ही मुझे पता है क्या डिसीजन लेने वाला है, क्योंकि उसको जो लेना होता है डिसीजन लेता है। क्योंकि दोनों एनसीईआरटी में दो जगह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी है, कहीं पर ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है जो कि सही है, और 12th की एनसीईआरटी में ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, गिवन है। ठीक है, इतनी बात मैंने बता दी। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा और इधर होना चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता है 7। इधर पे एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और इधर हो जाता है एक और इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता है 8। फिर पैलेडियम में बेसिकली दोनों इलेक्ट्रॉन इधर चले जाते हैं भाई, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बन जाती है सबसे अलग। और फिर इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसके इधर चला जाता है, सेम कॉपर के जैसा, सिल्वर, इधर 2 इलेक्ट्रॉन, इधर 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आई थिंक 3D सीरीज और 4D सीरीज तुमको चमक गया होगा। ठीक है, 5D सीरीज की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और लिखवा दे रहा हूँ, उसमें भी 2 हैं जो एक्सेप्शन है, तो 5D सीरीज को भी हम लिखते हैं। फाइव डी सीरीज स्कूटर यामाहा ला हफ्ता वरना रे ओसामा इराक की तरह पिटाई और होगी। इसमें 2 एक्सेप्शन है, ये दोनों क्या है एक्सेप्शन, बकाया हेमा नीलम और करीना। अब इधर आएगा जीनोन, जीनोन आएगा 6s और 5D, 6s 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 5D। अब देखो इधर तो नॉर्मली एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी में 1 होगा, 2 इधर 2 होंगे, एस में 2, डी में 3, एस में 2, डी में 4, एस में 2, डी में 5, एस में 2, डी में 6, एस में 2, डी में 7। लेकिन प्लेटिनम में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसका कहाँ चला जाता है इधर, तो इधर 9 आ जाता है 9। और इसी तरह इधर भी होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसका डी में चला जाता है, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, इधर नॉर्मल 2, इधर 10 इलेक्ट्रॉन। आई थिंक तुम्हारे सभी एक्सेप्शन डी ब्लॉक के क्या कवर्ड हो गए हैं। मैंने सब में टिक लगा दिया, गोला लगा दिया है, रेक्टेंगल बना दिया है। इन सबको तुमको क्या करना है, अरे यार मैंने ऑर्डरली लिखवाया है, अगर मैं एक्सेप्शन लिखवाता ना अलग से भाई, एक्सेप्शन लिखो तुम्हारे भेजे में नहीं घुसता, इसलिए मैंने मतलब प्रॉपर पूरे सभी एलिमेंट्स का क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख के बता दिया, ताकि तुमको याद रहे कि अच्छा 4D सीरीज में सबसे ज़्यादा एक्सेप्शन है, फिर 3D में 2 एक्सेप्शन है, और 5D में भी 2 एक्सेप्शन है। अब तुमको याद हो गए होंगे, मतलब दिमाग में सेट हो गए होंगे। तो अब हम चलते हैं जनरल प्रॉपर्टीज की तरफ। जनरल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, और डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की मैं प्रेफर करूंगा एनसीईआरटी बिल्कुल पढ़ना ही पढ़ना है, कंपलसरी है। मैं एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ लेकिन फिर भी पढ़ना है, क्योंकि अगर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनेंगे तो डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही बनने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जनरल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। जनरल प्रॉपर्टीज, पहला ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर हार्ड
हार्ड, डक्टाइल, मैलिएबल, होते हैं एंड शाइनी लस्टर रखते हैं। क्या? शाइनी लस्टर। ये पहली प्रॉपर्टी हो गई है। दूसरी प्रॉपर्टी जो कि मुझे मतलब ये पॉइंट्स एनसीईआरटी में लिखा है तो मैं लिखवाऊंगा ही बिल्कुल। जिंक, कैडमियम और मरकरी एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम, मरकरी एंड मैग्नीज, इन चारों को छोड़ के ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स सभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव मोर देन वन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, चार एलिमेंट्स को छोड़कर, कौन कौन से? जिंक, कैडमियम, मरकरी और मैग्नीज को छोड़कर सभी एलिमेंट्स के एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होते हैं। एक थर्ड पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप क्या होता है? मैं डाउन द ग्रुप भी बताऊंगा, इन द पीरियड भी बताने वाला हूँ, टेंशन न लो। ये वाला मेल्टिंग पॉइंट वाला पार्ट्स है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है। क्या कोई इसका रीजन बता सकता है? मेल्टिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है, क्यों करता है? देखो मैं रीजन समझा रहा हूँ। रीजन हमने क्या पढ़ा था? अगर मैं इसके साइज का ऑर्डर बताऊं तो 3D से ज़्यादा 4D और 4D के बराबर 5D होता है अप्रॉक्स। ये हमने पढ़ा था। ऐसा क्यों हुआ था? लेंथनॉइड कंट्रैक्शन, और लेंथनॉइड कंट्रैक्शन होता है तो 4f में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, उनकी पुअर शील्डिंग होती है। पुअर शील्डिंग होने की वजह से जेड इफेक्टिव क्या होता है? बढ़ जाता है। जेड इफेक्टिव क्या हो जाता है? जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है। अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज क्या होगा? कम हो जाएगा। अरे भैया जेड इफेक्टिव क्या है? अट्रैक्शन ही तो है। पूरी इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हो, पूरी इनऑर्गेनिक पढ़ ली है तो जेड इफेक्टिव अब आ जाना चाहिए। जेड इफेक्टिव होता क्या है? पहले ही जेड इफेक्टिव बोलते ही तुम्हारे दिमाग में अट्रैक्शन आना चाहिए। ठीक है, तो जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा, साइज क्या हो जाएगा? कम। तो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? स्ट्रॉन्गर। मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, स्ट्रॉन्गर। और ये स्ट्रॉन्गर हो गई तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? हेंस मेल्टिंग पॉइंट क्या करेगा? इंक्रीज। मेल्टिंग पॉइंट। और ये मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्गर, इसको हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। इसको क्या बोल सकते हैं हम? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। क्या? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एग्जामिनर कैसे दे सकता है? मेल्टिंग पॉइंट मतलब डिक्रीज करती है, रीजन पूछेगा तो एंथैल्पी ऑफ इंक्रीज करता है, तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इसका रीजन दे देना, या फिर दे देना मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन आई थिंक रीजन चमक गया होगा। पीरियड में मैं बात कर रहा हूँ, इतना नोट डाउन करो। अब मैं पीरियड में बात करूं, डाउन द ग्रुप हमको तो पता चल गया है। क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। चौथा पॉइंट कहा? क्या? इन ए पीरियड मेल्टिंग पॉइंट ही देख रहे हैं। इन ए पीरियड अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो टीचर विनीता कुमारी
इधर से विनीता कुमारी तक मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज करता है। मन, फिर आता है फिकोनी कॉपर जिंक, फिर जिंक तक क्या होता है, मेटेलिक पॉइंट क्या होता है, मेटेलिक पॉइंट डिक्रीज होता है। लेकिन इधर थोड़ा एक्सेप्शन है, इसको मैं बताऊंगा, ठीक है। इधर थोड़ा कंफ्यूजन आएगा तुमको, इसका ग्राफ भी एनसीईआरटी में गिवन है, वो मैं बना के बताऊंगा। मेल्टिंग पॉइंट, अगर हम स्कैंडियम से क्रोमियम तक जाते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, और हम आयरन से जिंक तक जाते हैं तो मेटेलिक पॉइंट क्या होता है, कम। एक बात बताना, इधर से जिंक से कॉपर तक जाओगे तो देखो एस में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, डी के इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। अब इधर डी में 5 इलेक्ट्रॉन आ गए, डी में 5 इलेक्ट्रॉन आ गए इधर तक। अब इसके बाद इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो क्या नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं या नहीं, तो इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो रहा है, कम। तो इसका रीजन अभी मैं लिखवाऊंगा। तो एक्चुअली होता क्या है, एम का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या हो जाता है, कम। एम का मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, क्यों होता है ऐसा, ड्यू टू वीक मेटेलिक बॉन्डिंग। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एम क्या करता है, डिक्रीज, क्या करता है, डिक्रीज करता है। जैसे देखो इसका ग्राफ एनसीईआरटी में कैसे गिवन है, इस तरह गिवन है, साइंस टीचर विनीता कुमारी, फिर एम एन, इधर का क्या आ गया, एम एन, फिर आयरन का बढ़ता है, फिर ऐसे जाता है, डिक्रीज होता है, फिर इधर क्या है, आयरन, फिर इधर जिंक तक क्या होता है, डिक्रीज। और ये तो हो गया 3D का, ये किसका, 3D सीरीज का। 4D सीरीज का इसके ऊपर होगा, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, अरे ग्राफ देखना एक बार, ग्राफ देखना एनसीईआरटी में, ये वाला ग्राफ देखना, इसी से क्वेश्चन आएगा, इसी से आएगा। बगाया रेगुलर ऑर्डर है, बगाया पहले बढ़ेगा फिर कम होगा, ऐसे ऐसे, फिर सब ऐसे ऐसे हैं, मतलब ऐसे ऐसे, दोनों 3D 4D 5D सीरीज का। तो क्वेश्चन आएगा तो इधर ही से आएगा, मैं इसीलिए मैंने इसी को बताया है। और 4D 5D तुम देखना, 4D 5D तुम खुद से देखना और उसको ऑर्डर लिखना, ठीक है। एक बार इतना कर सकते हो, एनसीईआरटी खोलकर देखो, ग्राफ देखो, ग्राफ जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा होगा, मेल्टिंग पॉइंट दिया है, मेल्टिंग पॉइंट का क्या ग्राफ है वो तुमको देखना है, ठीक है। 4D 5D सीरीज का तुम देखोगे, ठीक है। तो इतना ऑर्डर समझ में आ गया। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखो, इन डी ब्लॉक एलिमेंट NS and N-1D electron participate in bonding, देखो एस और पी ब्लॉक में जो बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिर्फ और सिर्फ वही पार्टिसिपेट करते हैं, किसमें, मतलब बॉन्डिंग में। लेकिन इधर पे एनर्जी डिफरेंस NS और N-1D के बीच में एनर्जी डिफरेंस क्या होता है, कम। तो दोनों NS के इलेक्ट्रॉन और N-1D के इलेक्ट्रॉन, दोनों सब सेल के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। और ये वाला पॉइंट, इसका रीजन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे, तो जनरली है ये पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। आई थिंक चीज़ें समझ में आ गई हैं। मैं 2 क्वेश्चन ले रहा हूँ मेल्टिंग पॉइंट पर, मुझे ऐसा लगता है कि मेल्टिंग पॉइंट पर क्वेश्चन बनेगा। अब चैप्टर रिड्यूस हो गए हैं, तो मतलब एग्जामिनर वहीं से क्वेश्चन देगा जहाँ से तुमको मतलब
दिक्कत है, डिफेक्ट है। जहाँ तुम्हारी पढ़ाई में डिफेक्ट है, एग्जामिनर उधर ही से क्वेश्चन देगा। लेकिन हम एक एक चीज कवर करेंगे। करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट क्या है? क्रोमियम, Mn, आयरन। सेकेंड क्रोमियम, Mn, ऑर्डर तो लगाओ भाई, Fe। थर्ड क्रोमियम, Mn, आयरन। फोर्थ क्रोमियम, Mn, आयरन। तो देखो इसका क्या है, हमको क्या निकालना है इसका? हमको करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट बताया है। तो मैंने बताया था, ग्राफ बताया था, ग्राफ से याद करना। साइंस टीचर विनीता कुमारी तक बढ़ता है, फिर Mn कम हो जाता है, फिर आयरन बढ़ जाता है, फिर सिकोनी कॉपर जिंक तक क्या होता है? कम होता है। तो देखो ऐसे होता है ग्राफ। इधर क्या है? आयरन, फिर जिंक। तो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है क्रोमियम का। क्रोमियम का सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो देखो क्रोमियम का सबसे ज़्यादा, ये ऑप्शन कट गया, तीनों में सबसे ज़्यादा है। फिर Mn का कम होगा, क्रोमियम से कम Mn का, और फिर आयरन का ज़्यादा। तो यही ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन क्या है हमारा? करेक्ट ऑप्शन है। अच्छे से चेक करो इसको। आई थिंक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एक और क्वेश्चन कराता हूँ डाउन द ग्रुप वाला। क्वेश्चन क्या है? वेरियस करेक्ट ऑर्डर ऑफ, करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट क्या है बताना है। ए ऑप्शन टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। सेकंड क्या है? सिकोनी। थर्ड क्या है? क्रीम मुहासों वाली। फोर्थ क्या है? ऑल ऑफ दिस। देखो हमने क्या पढ़ा था? डाउन द ग्रुप क्या होगी? इंक्रीज करेगी मेल्टिंग पॉइंट। डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? इंक्रीज होता है। डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? इंक्रीज। तो डाउन द ग्रुप क्रीम मुहासों वाली, ये ऑप्शन सही है। फीकोनी, देखो साइंस टीचर विनीता कुमारी तक मेल्टिंग पॉइंट क्या होता था? बढ़ता था। और फिर फीकोनी बाद में क्या होता था? कम। 3D सीरीज है भाई, 3D सीरीज। और तुमको 3D सीरीज मैंने अच्छे से करा रखी है, विथ ग्राफ बताया है, विथ ग्राफ बताया है भाई, ग्राफ कोई नहीं बताता। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? क्या होगा? डी, सभी सही है। क्योंकि पहले मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? इंक्रीज होता है, फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होने लगते हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? डिक्रीज होने लगता है। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं साइज पर। एक अगला फैक्टर है साइज। वेरिएशन इन साइज, वेरिएशन इन साइज। साइज में वेरिएशन देखेंगे। साइज में वेरिएशन देखना है तो हमने डी ब्लॉक में, अरे मैं बोल रहा हूँ डी ब्लॉक में, पीरियोडिक टेबल में इसको पढ़ रखा है। रीजन तुम बताना। साइंस टीचर विनीता कुमारी, मन फी कोनी कॉपर जिंक। देखो पहले क्या साइज क्या होता है? कम होता है। फिर क्या होता है? फीकोनी बराबर हो जाता है, फीकोनी बराबर हो जाता है। फिर क्या? साइज बढ़ने लगता है। इसका रीजन क्या है? इधर जेड इफेक्टिव क्या है? जेड इफेक्टिव और स्क्रीनिंग इफेक्ट समझना था।
तो इधर से जब स्कैंडियम से हम मैग्नीज आयरन तक जाते हैं, तो इधर जेड इफेक्टिव क्या करता है, डोमिनेट करता है। जेड इफेक्टिव ज़्यादा होता है किससे, स्क्रीनिंग इफेक्ट से। स्क्रीनिंग इफेक्ट अट्रैक्ट रिपल्सन होता है, तो किससे, स्क्रीनिंग इफेक्ट से, स्क्रीनिंग इफेक्ट से। और इधर अप्रॉक्स फीकोनी से जेड इफेक्टिव और स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, अप्रॉक्स से एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो इधर साइज अप्रॉक्स बराबर आता है। और इधर क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट डोमिनेट कर जाता है किससे, जेड इफेक्टिव से। तो इधर जेड इफेक्टिव क्या होगा, डोमिनेट करेगा किससे, स्क्रीनिंग इफेक्ट से। और इधर जेड इफेक्टिव क्या होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट के अप्रॉक्स बराबर होता है। यही रीजन बताया था मैंने। इधर जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होगा भाई मेरे, स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होगा। तो इधर जेड इफेक्टिव क्या होता है, ऐसे लिख लो, जेड इफेक्टिव इधर डोमिनेट करता है और इधर जेड इफेक्टिव इधर क्या, स्क्रीनिंग इफेक्ट डोमिनेट करेगा। इधर स्क्रीनिंग मतलब रिपल्सन होगा तो साइज बढ़ेगा, अंदर के इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे तो साइज क्या होगा, बढ़ेगा। और इधर जेड इफेक्टिव ज़्यादा है, अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो साइज इधर तक कम होती चली जाएगी। आई थिंक ये चीज़ तुमको समझ में आ गई है। इसी से क्वेश्चन बनेगा 3D सीरीज से, बस इसी से क्वेश्चन आएगा, इसी से आएगा और आ भी चुका है, स्टार लगा लो। अब इन ये तो हो गई पीरियड की बात। इन एक ग्रुप, अगर ग्रुप की बात देखो, अगर ग्रुप में देखते हैं तो 3D से ज़्यादा होता है 4D का साइज, 4D और 5D का क्या होता है, अप्रॉक्स साइज बराबर होता है। ऐसा क्यों होता है, अरे भैया नीचे जा रहे हैं, लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा है, ये किसकी वजह से होता है, लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब मैं लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की डेफिनेशन नहीं लिखवाऊंगा, सीधा बता दूंगा, ठीक है। चलो हटाओ, बता दे रहा हूँ। लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन 4f सब सेल में जाते हैं, 4f इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग ऑफ, ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन, 4f इलेक्ट्रॉन की पुअर स्क्रीनिंग होती है। इसी वजह से क्या होता है, साइज अप्रॉक्स बराबर हो जाना। पुअर स्क्रीनिंग होगी, जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा तो अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, तो इस साइज को बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट होके 4D के बराबर आ जाता है। अरे ये क्या मतलब इंडेक्स में क्वेश्चन है इंडेक्स का क्वेश्चन मुझे याद नहीं, चलो खैर इतनी बात समझो, इतनी बात साइज में अगर पूछेगा तो ये अगर तुमको पता है तो ठीक है। चलो पीरियड की बात भी कर ली है, ग्रुप की बात भी कर ली है, अब हम पढ़ेंगे क्या, पहले इतना नोट करो। अब हम डेंसिटी देखेंगे, डेंसिटी एक साइज पढ़ लिया है, अब हम डेंसिटी देखेंगे। क्या देखेंगे, डेंसिटी। डेंसिटी बेसिकली होता क्या है, डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम होता है। देखो साइंस टीचर बिनीता कुमारी मनफिकोनी, कॉपर स्कैंडियम से, स्कैंडियम टू कॉपर, डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, देखो स्कैंडियम से आगे बढ़ो तो साइज क्या होता है, साइज क्या होता है, कम होता है, वॉल्यूम कम होता है तो डेंसिटी बढ़ेगी, और मास बढ़ रहा है। अरे भैया पीरियड में जाओगे तो क्या होता है, मास बढ़ता है और वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है। तो स्कैंडियम से कॉपर तक डेंसिटी बेसिकली क्या करती है, इंक्रीज करती है, डेंसिटी इंक्रीज करती है। बट इन जिंक डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी डिक्रीज करती है, डिक्रीज क्यों,
जिंक का साइज बड़ा हो जाता है, क्यों? इधर स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा हो जाता है। अगर वॉल्यूम बढ़ गया तो डेंसिटी कम नहीं हो जाएगी। ठीक है, ये रीजन समझा दिया। चलो इस पर एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। क्वेश्चन यही आएगा, तो ऐसे ही आएगा। बट इन जिंक डेंसिटी इज लोअर, डेंसिटी इज लोअर। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोएस्ट डेंसिटी? लोएस्ट डेंसिटी बता दो भाई। एक क्रोमियम, सेकंड Mn, थर्ड कॉपर, फोर्थ जिंक। अब हमको इतना तो पता है, ऊपर ही लिखा है भाई, ऊपर ही लिखा है जिंक की क्या होती है? लोअर डेंसिटी होती है। क्यों? अगर रीजन पूछ दे, ड्यू टू लार्जर साइज। ठीक है, ड्यू टू लार्जर साइज। साइज बड़ा होने की वजह से, साइज बड़ा होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, अब हम एक फैक्टर और डिस्कस कर रहे हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ कवर करेंगे, सब कुछ का मतलब सब कुछ, पूरी एनसीईआरटी। अब हम आयोनाइजेशन एनर्जी, एनर्जी ये मैं पढ़ा चुका हूँ। आयनाइजेशन एनर्जी मैं पढ़ा चुका हूँ पीरियोडिक टेबल में, लेकिन बता दे रहा हूँ, टेंशन ना लो, नोट लिख के लिख लो। नोट, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 5D सीरीज इज हायर देन 3D एंड 4D सीरीज। आयनाइजेशन एनर्जी 5D की क्या होती है? ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों? मोस्टली लड़के, मैंने ऑफलाइन में ये ऑब्जर्व किया है, लड़के तुरंत बोलते हैं सर साइज। बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल गलत। अरे भैया, हर जगह साइज थोड़ी लगाना रहता है, हर जगह साइज का फैक्टर नहीं लगाना पड़ता। एक बात देखो, स्कैंडियम, ओह नो, अरे तुम डाउन द ग्रुप आते हो तो क्या होता है? लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लगता है। लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लग गया तो क्या? पुअर स्क्रीनिंग की वजह से क्या होता है? जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है। अगर जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है तो आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जेड इफेक्टिव के। ठीक है, तो इसका रीजन क्या लिखोगे? रीजन लड़के साइज मार के आते हैं, साइज, लेकिन साइज बिल्कुल गलत आंसर है। ड्यू टू जेड इफेक्टिव इंक्रीज, तो इसीलिए क्या? आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? बढ़ती है। अब एक बात और देखना, ये ग्रुप है 4 से लेके, ये सब कहानी 5D सीरीज की हायर होती है ग्रुप 4 से कहाँ तक? 12 तक। लेकिन ग्रुप 3 की बात करें, ग्रुप थ्री में स्कूटर यामाहा लाओ, यहाँ पर साइज बढ़ता है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? कम। इसमें क्या? इसमें कोई लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगेगा, नो लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि लेंथनम के बाद ही तो लगता है भाई लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इतनी बात तो समझ में आती है। लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ग्रुप 4 से लगना स्टार्ट होता है ग्रुप 12 तक। ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या है? रेगुलर ऑर्डर। क्या है? रेगुलर ऑर्डर है, वरना तुम इसमें भी चिपका दो यही सब। ठीक है, कि 5D की आयनाइजेशन एनर्जी हायर होती है तो तुम इसको सबसे ज़्यादा कर दो, लेंथनम की सबसे ज़्यादा कर दो, बिल्कुल मत करना गलती। ठीक है, चलो एग्जाम्पल करते हैं, 1-2 एग्जाम्पल करते हैं, फिर सेशन को एंड भी करेंगे। काफ़ी हो गया आज के लिए, काफ़ी हो गया।
देखो कॉपर और जिंक, कॉपर के इलेक्ट्रॉन 4s1 3d5, 4s2 3d5, दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ली। आयनाइजेशन एनर्जी 1 बताओ, आयनाइजेशन एनर्जी 1। तो देखो आयनाइजेशन एनर्जी 1 कंपेयर करेंगे तो इधर क्या 4s फुली फील्ड है, तो आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, इसकी। ये मैं पढ़ा चुका हूँ, बस मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। अगर मैं आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड की बात करूँ तो 4s से इधर तो इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, इधर बचेगा 3d5 और इधर 4s1 3d5 बचेगा। अब बताओ इधर पेनिट्रेशन पावर लगा दो, न्यूक्लियस की ये ज़्यादा पास है तो इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा मुश्किल, और हाफ फील्ड भी है, तो इसका क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड कॉपर की ज़्यादा होगी, आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट किसकी ज़्यादा होगी, जिंक की। चलो क्रोमियम और मैग्नीज, क्रोमियम और मैग्नीज, मैग्नीज क्रोमियम मैग्नीज क्रोमियम 4, यार मैंने गलत लिखा है, कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये थोड़ी होती है भाई, कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही मैंने गलत लिखी, 10 होना चाहिए इधर, फिर भी सही है, वाह क्या बात है। देखो इधर ये फुली फील्ड है, 4s2 फुली फील्ड है, इसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी जिंक की ज़्यादा होगी। अब इधर पेनिट्रेशन पावर लगा देना, 3d10 न्यूक्लियस के पास है, सेम ऑर्डर। अब क्रोमियम 4s1 3d5 होता है और मैग्नीज क्रोमियम साइंस टीचर विनीता कुमारी मन 4s2 3d5। अब इसमें आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट बताओ, आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट बताएंगे तो देखो 4s2 फुली फील्ड है तो आयनाइजेशन एनर्जी Mn की ज़्यादा। अगर आयनाइजेशन एनर्जी 2 देखें तो इससे क्या होगा, अब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो इधर 3d5 बचेगा, इधर 4s1 3d5। देखो अब ये क्या है, हाफ फील्ड, अरे भाई मेरे हाफ फील्ड है, न्यूक्लियस के पास ज़्यादा है, पेनिट्रेशन पावर भी लगा दो तो आयनाइजेशन एनर्जी इसकी ज़्यादा। अगर मैं आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड की बात करूं तो आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड किसकी ज़्यादा होगी, एक इलेक्ट्रॉन इससे निकाल दो 3d4 और इधर 3d5। देखो इधर हाफ फील्ड है, इधर पार्शियली फील्ड है, तो हाफ फील्ड ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी इसी की ज़्यादा होगी। आई थिंक समझ में आ गया होगा। आज का लेक्चर इधर ही समाप्त करते हैं, जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, बाय।